नमस्कार। आज पोल पंच की शुरुआत करने से पहले कुछ सवाल मैं दर्शकों के लिए रखना चाहता हूं। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या इस बार राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीतकर अपनी जो परंपरागत सीट है, जो परिवार की सीट है, उसे बचा पाएंगे? क्या इस बार जिस प्रकार से अमेठी से गांधी परिवार का नहीं बल्कि किसी दूसरे को, यानी बिना गांधी परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया गया है, क्या वो वहां पर स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे? ये सवाल दर्शकों के लिए है। फिर हम पोल पंच की शुरुआत करेंगे और पोल पंच में आज जो बातचीत होगी वो 3 सीटों को लेकर होगी। पहली सीट है बृजभूषण सिंह की सीट, जहां से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, इस बार उनके बेटे को टिकट दिया गया है, कैसरगंज लोकसभा सीट। दूसरी सीट है, वो सीट है अमेठी, और तीसरी है रायबरेली। और इन तीनों सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछले बार क्या वोट प्रतिशत था, और इस बार कितना बीजेपी अमेठी और रायबरेली में बीजेपी ने अपने आप को आगे बढ़ाया है, और खासतौर पर रायबरेली में बीजेपी ने किस तरीके से अपना ग्राफ ऊपर किया है, और राहुल गांधी के लिए वहां पर क्या मुसीबत आ सकती है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए रोजाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। तो सर, शुरुआत में 2 सवाल तो मैंने दर्शकों को के सामने रख दिए, लेकिन इन सवालों के जवाब हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या सबसे पहले शुरुआत करेंगे रायबरेली से ही, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी मुश्किल और कितनी आसान रहेगी? फाइनली कहा जाए कि राहुल गांधी ने जो है सरप्राइज एलिमेंट जो है समाप्त किया जी। और उन्होंने अपनी सहमति दी। कल रात तक भी निश्चित नहीं था कि कौन कहाँ से लड़ेगा, जी। क्या वो अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से ही लड़ेंगे। थेरीज चल रही थी, थेरीज थी कई तरह की कि वो शायद अमेठी से लड़ जाएं, जी। लेकिन फाइनली उन्होंने जो है अपनी माताजी की सीट को प्रिफर किया, जी। क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो सोनिया गांधी ने उसको 4 बार रिप्रेजेंट किया है, उसके पहले इंदिरा गांधी ने रिप्रेजेंट किया है, जी। और उसके पहले भी 1952 से आप कह सकते हैं 1972 तक लगातार इन लोगों 78 तक जो है लगातार कांग्रेस परिवार के साथ रही। तो एक परंपरागत सीट है जी। और जहां पर लोगों का आप यूं कहें कि एक तरह से इमोशनल रिलेशन है गांधी परिवार के साथ में, तो उस इमोशनल रिलेशन को शायद बरकरार रखने के लिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि राहुल गांधी को वहां से लड़ाया जाए। और रही बात जीतने और हारने की बात, तो उसके लिए फैक्टर्स, कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको देखना होगा। आप देखेंगे कि किस तरह से 2014 की लड़ाई में सोनिया गांधी का क्या वोट परसेंटेज था। वो तकरीबन जो है 69% के ऊपर हुआ करता था। बीजेपी उस समय 21-22% के आसपास वोट बैंक पाई, अपना परसेंटेज उसका बढ़ा। वही बढ़ के जो है 2019 के चुनाव में जो 17% का इजाफा हुआ, उनका तकरीबन 39% के आसपास वोट बैंक हो गया बीजेपी का, और कांग्रेस का उसी प्रोपोर्शन में वोट कम हुआ। कांग्रेस 2019 में जो है ज्यादातर सीट हार गई वहां पर, क्योंकि वो ज्यादातर सीट पे जो है समाजवादी पार्टी का वो कब्जा रहा। अभी भी आप देखेंगे जो पिछला जो असेंबली इलेक्शन हुआ है उसमें ज्यादातर सीट समाजवादी पार्टी के साथ में है, 1 सीट बीजेपी के पास में। 2 सीटें सर, 2 सीटें बीजेपी के पास हैं, 3 सीटें समाजवादी पार्टी। 3 सीट समाजवादी की पार्टी के साथ। लेकिन आपको बता दूं 2 सीटों में से हुआ ये है कि एक ऊंचाहार वाली सीट बाद में आई, उसके जो है जो मनोज पांडे हैं वो शिफ्ट हो गए, तब 2 हो गई। उसके पहले बीजेपी समाजवादी पार्टी ने बाकी सीटों पे कब्जा जमा रखा था। लेकिन एक बड़े नेता का बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना, जो कि वहां से कई बार से 2 बार से जीत रहे थे एमएलए, तो वो वोट, उस वोट बैंक का शिफ्ट होना। मैं आपको बता दूं एक कि रायबरेली एक ऐसी सीट है जहां की सवर्ण मतदाता बहुत जबरदस्त है। वहां तकरीबन ब्राह्मण और राजपूत को मिला के तकरीबन 20% का लोग। तो ऐसे में तो बीजेपी को फायदा होना था, लेकिन बीजेपी यहाँ लगातार पीछे रही। बीजेपी पीछे नहीं रही, बीजेपी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाती रही, क्योंकि सबसे देखा जाए तो कांग्रेस की जो बहुत कद्दावर नेता है, सोनिया गांधी को हराना इतना आसान नहीं है। अभी भी राहुल गांधी जब वहां से लड़ाई लड़ रहे हैं तो जो पुराना उनका जो ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोट बैंक है वहां पर वो रीएनर्जाइज होगा। लोग बहुत सारे जो काडर जो कहते हैं सुसप्ता अवस्था में पड़े हैं, वो लोग एक्टिव होंगे। फिर से सेंटिमेंटल लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई सेंटिमेंट्स की नहीं है। हम लोग फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि भाई इतने परसेंट वहां पर देखा जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि 12% मुस्लिम हैं और दलित जो है 34% के आसपास हैं। लेकिन मैंने एट द सेम टाइम आपको कहा कि दलितों का जो वोट बैंक है ज्यादातर, क्योंकि दलित एमपी सबसे ज्यादा बीजेपी के ही पास में है, तो दलितों का वोट बैंक जो है, क्योंकि वो वहाँ की जो सामाजिक आर्थिक जो विषमता है उसमें जो कुछ प्रोग्राम्स है बीजेपी के, वहाँ पर देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी शासन कर रही, केंद्र में बीजेपी शासन कर रही, तो जो प्रोग्राम्स का लाभ मिला है वो वहाँ के जनमानस को जो कि बैकवर्डनेस है उसमें जो है उसमें एक तरह से प्रभावी हुई है उनको लाभ देने में।
तो लाभान्वित जो लाभ वाला वर्ग है उसको तो वो जो वर्तमान सरकार है उससे ज्यादा उसका देखा जाए तो नजदीकी होती है। तो ऐसा वर्ग जो है एकदम से खिसक जाएगा, जैसा कि मैंने कहा 35% के 34% शेड्यूल कास्ट वहाँ की पॉपुलेशन है, वोट बैंक है, वो एकदम से उधर चला जाएगा, ऐसा भी मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सेंटिमेंटल लड़ाई है। बिल्कुल सर, और इस सीट को लेकर जो लगातार चर्चा हो रही है कि एक सुरक्षा कवच है राहुल गांधी के आसपास, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा सर, 2009 में बीजेपी का वोट शेयर करीब 4% था, 2000 फिर वो 14 के चुनाव में बढ़ गया, उसके बाद 2019 के चुनाव में कांग्रेस का 55% रह गया, बीजेपी का और बढ़ गया 38%। बिल्कुल। तो अब इस चुनाव में अगर इसी ग्राफ को अगर हम जो ग्राफ बढ़ते आ रहा है ये देखें तो राहुल गांधी तो मुश्किल में है। राहुल गांधी पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता कि मुश्किल में, मैंने लेकिन सर टक्कर यहाँ पर दिखाई दे सकती है, क्योंकि अभी तक सोनिया गांधी थी, अब राहुल गांधी है। तो सोनिया गांधी को वहां पर इसीलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि जमीन की लड़ाई में जो है देखा जाए तो जो है बिल्कुल पॉजिटिव सिनारियो नहीं दिख रहा था। और जो डोर टू डोर कैंपेनिंग या जो देखा जाए तो क्षेत्र में 5 उसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो सब में सघन दौरा करना, कम से कम 10 दिन तक जो है आपको एक्टिव होना पड़ेगा, उस तरह की लड़ाई में जो है राहुल गांधी एक्टिव आदमी है, इमोशनल आदमी है, अपने साथ उन्होंने कनेक्ट किया। इसमें 2 बातें आ रही हैं। एक तो बात ये भी आ रही है कि वायनाड से एक जगह वो लड़ी रहे हैं और यहाँ पर भी लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वायनाड से वो हार रहे हैं, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट सीट थी कांग्रेस के साथ में, उसमें खुली नहीं दी जा सकती कि वॉकओवर नहीं दिया जा सकता है, इसलिए सिंबॉलिक है, लड़ाई बहुत सिंबॉलिक भी है कांग्रेस के काडर को री एनर्जाइज करने के लिए, उनको रीग्रुप करने के लिए, और अपना लीडरशिप जो जैसे अखिलेश जो है कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो सुप्रीम लीडर एक तरह से हैं, अगर वो इंडिया ब्लॉक के साथ में मिलकर फ्रंट से लड़ रहे हैं तो राहुल गांधी का भी वहां से लड़ना जरूरी था। और ये भी एक थ्योरी आ रही है कि आप कह रहे हैं कि वो हो सकता है उसके बाद में उस सीट को छोड़ भी दें और उनकी जगह प्रियंका गांधी फिर से बाय इलेक्शन में प्रियंका गांधी, आज जयराम रमेश ने कहा कि उनके लिए प्रियंका गांधी के लिए बहुत बी प्लान उनके पास है, हो सकता है बी प्लान वही प्लान है कि उसके बाद में अगर वो छोड़ते हैं तो वहां पर बाय इलेक्शन में कौन लड़ेगा, तो गांधी परिवार का एक आदमी उत्तर प्रदेश में रहेगा। तो ये एक इमोशनल, मैंने कहा ना कि एक इमोशनल लड़ाई है, एक प्लान के तहत लड़ी जा रही है ताकि जो है अपने कैडर्स को री एनर्जाइज किया जाए। कॉम्बिनेशन जो भी हो, लड़ाई लेकिन टफ है, लड़ाई टफ है। बिल्कुल सर अब दूसरी सीट की बात करते हैं, गांधी परिवार की जो पारिवारिक सीट दूसरी है, अमेठी की बात करते हैं। अमेठी से सर किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है, हैं तो वह कांग्रेस परिवार के लिए, गांधी परिवार के वफादार, लेकिन स्मृति ईरानी के सामने बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये देखिए, इसीलिए लोग कह रहे थे कि जिस तरह से स्मृति ईरानी जो है स्ट्रीट फाइटर की तरह लड़ रही हैं वहां पर, और उनके जो कमेंट्स बड़े तीखे होते हैं, तो उन तीखे कमेंट्स को जवाब देने के लिए राहुल गांधी के लिए मुश्किल होता है। ये भी एक थ्योरी है कि राहुल गांधी ने इसीलिए रायबरेली चुना, क्योंकि स्मृति ईरानी के मुकाबले अगर स्मृति ईरानी अटैक करती हैं, अग्रेसिव लीडर हैं, तो उनका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो उस जवाब के लिए उस स्तर पे जो है आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो वहां पर अमेठी के क्षेत्र में मजी हुई बिल्कुल खिलाड़ी हो चुकी हैं, तो वो शायद घर भी बना लिया सर। हाँ, तो शायद इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने जो है रायबरेली प्रीफर किया, जहाँ के देवेंद्र प्रताप सिंह जो है थोड़ा सा सॉबर टाइप के नेता हैं वो, लेकिन अमेठी पे ही आते हैं। तो अमेठी का हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं, वहां भी 5 असेंबली सीट है और सपा ने ज्यादातर सीटों पे एक तरह से देखा जाए तो जीत हासिल की थी। वहां पर 5 असेंबली सीट्स में से जो है रायबरेली वाला ही सिनेरियो वहां पर भी हुआ था एक तरह से आप देखा जाए। राकेश प्रताप सिंह जो वहाँ के बहुत बड़े एक तरह से प्रभावशाली नेता है, गौरीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी है, समाजवादी पार्टी से, तो उन्होंने भी जो है मंगल पांडे की तरह, मनोज पांडे की तरह उधर जो है बीजेपी की तरफ वोट किया था राज्यसभा इलेक्शन में। तो एक वहाँ का महत्वपूर्ण नेता जो है ऑलरेडी समाजवादी पार्टी से जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका है, और दूसरी एक और प्रजापति की जो पत्नी थी, एक और एमएलए थी, वो तटस्थ हो गई थी, उन्होंने वोट ही नहीं दिया था। तो 2 एमएलए के सपोर्टर्स अगर उदासीन हो जाएं तो वो सीट ऐसे भी मुश्किल हो जाती है। और वहाँ का कॉम्बिनेशन देखिए, मुस्लिम 20% है, शेड्यूल कास्ट 27% है, और उसके अलावा जो है ये दो महत्वपूर्ण चंक है। उसके अलावा वहाँ भी जो है सवर्ण काडर का, जो सवर्ण वोटर्स का एक अच्छा खासा प्रभुत्व है। तो ये सब मिलके वहाँ पर सीट ऑलरेडी मुश्किल थी। और रही बात जो केएल शर्मा लड़ रहे हैं, केएल शर्मा के साथ पॉजिटिव बात ये है कि वो, मैं कहता हूँ शुरू से राजीव गांधी के 1984 में सर आए थे वो, राजीव गांधी के टाइम से ही, अपना जब वो यूथ कांग्रेस में थे तब राजीव गांधी के साथ आए, तो राजीव गांधी के साथ पंजाब लुधियाना से वहां पर आए और वहीं के रह गए। मतलब उन्होंने वहां से लेके रायबरेली तक
रायबरेली तो और अमेठी, वो दोनों जो है गांधी परिवार के रिप्रेजेंटेटिव दोनों बिल्कुल। सीट के रूप में देखरेख करते थे। इवन जी। अमेठी में जब कैप्टन सतीश शर्मा को दी गई सीट, जी। तभी भी जो है वही रिप्रेजेंट करते थे वहां का जो लोकल एरिया में। तो वो हर गांव में 2 आदमी को बाय नेम जानते हैं, जी। ऐसे ही उनके बारे में कहा जाता है। तो लोकल लेवल पे उनका बड़ा प्रभुत्व है। जी। अब कितना वो प्रभुत्व, वो जान पहचान वोट में कन्वर्ट होती है, जी। ये अब देखना होगा कि कितना कन्वर्ट बिल्कुल होता है। सर। जी। अब आखिरी सीट पर आते हैं। कैसरगंज बृजभूषण सिंह का टिकट कटा सर, उनके छोटे बेटे को टिकट दिया गया। टिकट देने के आज दूसरे दिन पहलवान साक्षी मलिक जो ओलंपिक विजेता भी रही हैं, तो उन्होंने बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये देश की बेटियों की हार है। ये थोड़ा सा एक इमोशनल स्टेटमेंट है। मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मामला जो है कोर्ट में भी है और थोड़ा इमोशनल मामला है। लेकिन सर मैं इस सवाल को ऐसे जोड़ रहा हूं कि क्या जो बृजभूषण सिंह का टिकट काटा गया उसके पीछे यही मान के चलें कि उन पर जो आरोप लगाए गए वही उनका टिकट काटने? जाहिर सी बात है, पार्टी जो है बीजेपी जो है पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि जहां वो जो बेटी पढ़ाओ की बात करती है और उसका एक महिलाओं का वोट बैंक उसके लिए जबरदस्त है। आपने मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में देखा, या और जगह पर राजस्थान में देखा, या यूं भी आप कहें कि अगर मुस्लिम मतदाता भी वोट करता है तो उसमें मेजॉरिटी जो अगर 8-10% वोट करता है तो उसमें मेजॉरिटी महिलाएं हैं जो साइलेंटली वोट करती हैं। और बीजेपी में जो है प्रधानमंत्री खासकर उनकी इमेज के साथ में जो है महिला वोटर्स उनको जबरदस्त सपोर्ट करती हैं। ऐसी स्थिति में मुश्किल था, बीजेपी के लिए मुश्किल था कि उनको जो है कैसरगंज से फिर से टिकट दिया जाए। लेकिन वो इतने प्रभावशाली नेता हैं। उधर छत्रियों का मैं आपको बताऊं कि आसपास की 3-4 जो वो इलाका है ये उत्तर प्रदेश का, वहां जो छत्रियों का प्रभुत्व है। और उस स्थिति में जो है बृजभूषण शरण सिंह अपनी सीट, अगर उनके साथ पार्टी नहीं जाती तो हो सकता है अपनी सीट भी हरवाते, क्योंकि उसके पहले 2009 में वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी से एमपी रह चुके हैं। 14 और 19 में वो लगातार जीते हैं, और जिस प्रतिशत से जीते हैं वो भी जबरदस्त रहा है। जबकि आपकी वहां पर देखेंगी कि रूरल, एक्चुअली मैं दूसरी बात और कहना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है कि वहाँ तकरीबन वो पॉपुलेशन जो जिस तरह से वहाँ का जो सेटलमेंट है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसमें 97% रूरल पॉपुलेशन है। रूरल पॉपुलेशन में इस तरह का प्रभावशाली नेता, आप समझ रहे हैं ना, तो दूसरे ढंग से इन लोगों की जो आप अर्बन एरिया से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। वो राजनीति वहाँ की और सेंट्रल यूपी की या वेस्टर्न यूपी की उससे अलग हो जाती है। वहाँ दूसरे ढंग से चलता है, और जो गांव में जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो बाकी गांव के लोगों को ड्राइव कर सकता है। इस तरह से वोटिंग पैटर्न एक तरह से स्थापित होता है। ऐसी स्थिति में जो इतने बड़े नेता को जो है राजनीति में बिल्कुल किनारे नहीं किया जा सकता। तो खास तौर पर ये कह सकते हैं सर, उनके छोटे बेटे को टिकट मिला है तो बीजेपी को कोई खास नुकसान तो होना वाला है नहीं, क्योंकि पिता को टिकट मिले या बेटे को टिकट मिले कोई ज्यादा अंतर इसमें जाहिर सी बात है, उसमें अंतर नहीं है। जीत उन्हीं के नाम पे, वोट भी उन्हीं के नाम पे मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि जो आम मतदाता रूरल, मैंने कहा ना कि जो 97% वहाँ की रूरल पॉपुलेशन है, तो ऐसी स्थिति में बृजभूषण शरण की वहां पर तो रॉबिन हुड वाली इमेज है ना उनकी, वहां पर उनकी रॉबिन हुड वाली इमेज है। राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई, या उनके उस पर मैं ज्यादा नहीं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, क्योंकि वो कोर्ट में भी मामला चल रहा है। अभी स्थानीय स्तर पर कोई असर पड़ने वाला है? स्थानीय स्तर पर मुझे नहीं लगता राजनीति में या वोटर्स के ऊपर जो है उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए 3 सीटें जो हैं ये बहुत खास हैं। खास तौर पर कैसरगंज की सीट जो थी, जब पहला बीजेपी ने पहले ही अपनी लिस्ट जारी की थी उसके बाद से ही ये सीट बहुत चर्चा में थी, क्योंकि पहली लिस्ट में जितने बड़े उत्तर प्रदेश के नेता हैं सबके नाम थे, लेकिन बृजभूषण का नाम नहीं था। उसके बाद आते 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 वो टिकट भी कट गया, लेकिन उनके छोटे बेटे को टिकट मिला। अब ये देखना है कि जो 3 सीटें हैं, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और बृजभूषण, 3 जो बड़े चेहरे हैं, वो अपनी सीट पर क्या जीत हासिल करते हैं या उन्हें जबरदस्त टक्कर इस बार चुनाव में मिलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लगातार पोल पंच में हम आपके सामने रोज जो पॉलिटिकल जिस प्रकार से लगातार उठक पटक हो रही है, हम आपको उनकी खबरें बता रहे हैं, समीकरण जो बन रहे हैं वो बता रहे हैं। रोजाना आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए India.com।